Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today's our topic is Chapter 7 Environment. Environment, बेटा what is environment? Environment क्या है? अब मैं आपको एक चीज़ पूछूंगी कि आप बताइए कि आपके आसपास आप अपने आसपास देखिए कि आपको क्या नज़र आता है। हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी? वाटर, ट्रीज, माउंटेन्स, देन फर्नीचर, देन सॉइल, ये सब लैंड, ये सब आपको नज़र आएगा। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। अब आप लोगों ने क्लास 3rd में पढ़ा था कि नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग्स ना, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब if I would ask a question to you all that examples of living things, human beings, animals and plants. Okay, now non-living things, ma'am, board, marker, then bed, table, chair, these all are non-living things. Okay, now the definition of environment is environment, all living and non-living things around us make up environment. जितने भी living things and non-living things हमारे around हैं, हमने वो सब combine होकर जो word बनते हैं वो है हमारा environment। उसे हम क्या कहते हैं? environment। आप जब अपने आसपास देखोगे तो आपको living things भी दिखेंगे और आपको non-living things भी दिखेंगे। उन दोनों को जब मैंने combine किया तो हमारा क्या बना? environment बना। Okay? I hope the definition of environment is clear. Now, a question arises that why environment is so important for us. हमारे लिए environment इतना important क्यों है? क्या हम environment के बिना नहीं रह सकते? क्या अगर environment नहीं होगा तो हम survive नहीं कर पाएंगे? So उसका reason क्या है? Because हमारी जो basic needs हैं as a human, सिर्फ as a human नहीं, हमारे animals की भी, प्लांट्स की भी, सबकी जो बेसिक नीड है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की जो प्लांट्स होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस क्या प्रोवाइड करते हैं? ह्यूमंस प्रोवाइड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। किसे देंगे? प्लांट्स को देंगे। एंड प्लांट्स हमें क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। अब आप खुद सोचिए कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या है? प्लांट्स प्रेजेंट है। ओके, हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट्स प्रेजेंट है। प्लांट से हमें सबसे पहले तो ऑक्सीजन मिल रहा है, हमें प्लांट से मेडिसिन भी मिलते हैं, हम एज प्लांट को एज अ फूड भी कंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इवन एनिमल्स भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, ह्यूमंस भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, एंड प्लांट्स कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स के ऊपर। अब आप ये सोचिए कि अगर एनवायरनमेंट नहीं हुआ, सपोज मंकीज आपको पता है ट्रीज के ऊपर रहते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स हैं वो ट्रीज के ऊपर रहते हैं। अगर हमारा एनवायरनमेंट नहीं होगा, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो वो मंकीज कहाँ रहेंगे? बर्ड्स के नेस्ट होते हैं जो ट्रीज के ऊपर, अगर ये एनवायरनमेंट नहीं होगा तो आप सोचिए वो नेस्ट कहाँ जाएंगे? एक बार आप सोच के देखिए, नहीं, कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई आंसर नहीं है उसका। इसीलिए हमारे लिए एनवायरनमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई वी शुड प्रिजर्व द अर्थ्स एनवायरनमेंट। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज हमारी जो बेसिक नीड्स है लाइक वाटर, एयर, सॉइल, ये सब हमारी बेसिक नीड है। सॉइल नहीं होगा तो आपके प्लांट्स नहीं होंगे, ठीक है। शेल्टर, हमारे घर भी कहाँ बनते हैं? हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ही आते हैं। तो ये सब चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट है, हमारे एनवायरनमेंट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको इतना समझ आया। अब हमें प्रिजर्व करके क्यों रखना चाहिए एनवायरनमेंट? क्या होता है कि हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही डर्टी हो रहा है। आप सबने सुना होगा पॉल्यूशन के बारे में, सबने सुना होगा। अगर हमारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल नहीं रही, हम उसे बैलेंस नहीं कर पाए, जिस तरह से नेचर अपना कंटिन्यू कर रहा है और हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम दोनों का अगर बैलेंस नहीं रही एक्टिविटीज़, तो पॉल्यूशन इससे और ज़्यादा इंक्रीज होने के
चांसेस है। अगर हमने प्रिजर्व नहीं किया अर्थ के एनवायरनमेंट को तो हमारे प्लांट्स नहीं बचेंगे, प्लांट्स नहीं रहे तो एनिमल्स नहीं रहेंगे, एनिमल्स नहीं रहे और प्लांट्स नहीं रहे तो आपको पता है कि ह्यूमन का सर्वाइवल इस अर्थ में इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि इन्वायरमेंट क्या है, हमारे लिए इन्वायरमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए, और हमें प्रिजर्व करके क्यों रखना चाहिए अर्थ के इन्वायरमेंट को। आपको इतना समझ आया? ओके, हमने इन्वायरमेंट समझा, हमारे आसपास जो भी चीज़ें होंगी हमने उसे इन्वायरमेंट बोला। अब बात आती है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है, हमारे इन्वायरमेंट को डर्टी बनाती है। उन सब चीज़ों को जो हमारे इन्वायरमेंट को डर्टी करती है उसे हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। ओके, पॉल्यूटेंट्स हम किसे कह रहे हैं? जो भी ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को डर्टी कर रही है उसे हमने कहा पॉल्यूटेंट्स। अब व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस which make our environment dirty or contaminated is called pollution, or contaminated is called pollution. ऐसे presence of harmful substances, जब ऐसे substances हमारे environment में present होंगे जिसकी वजह से हमारा environment dirty होगा, उसको हम बोलेंगे pollution। अब आप बोलेंगे मैडम environment में तो air भी आता है, environment में तो हमारा water भी है, इन्वायरमेंट में हमारा सॉइल भी आता है और इन्वायरमेंट में हम खुद भी रहते हैं। तो आप बताइए कि पॉल्यूशन कैसे डिवाइड होता है? कैसे डिवाइड है पॉल्यूशन? गंदगी, अगर डर्टी पॉल्यूशन गंदगी तो हमारे इन्वायरमेंट में कहीं भी हो सकती है। अब जब कहीं भी हो सकती है तो आप उसको डिवाइड करके कैसे बताओगे, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इसी पार्ट में गंदगी है तो मैं इसको क्या नेम दूंगी? तो आपका आंसर है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। टाइप्स, कितने टाइप्स में डिवाइड है पॉल्यूशन? इन हाउ मेनी पार्ट्स पॉल्यूशन इज डिवाइडेड? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। इन 4 पार्ट्स में पॉल्यूशन डिवाइडेड। आपके सिंपल लैंग्वेज में जब आपका पॉल्यूशन हार्मफुल सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हार्मफुल हैं वो आपके एयर में प्रेजेंट होंगे तो हम उसे बोलेंगे एयर पॉल्यूशन, वाटर में प्रेजेंट होंगे तो वाटर पॉल्यूशन, सॉइल में होंगे तो सॉइल पॉल्यूशन, एंड नॉइज पॉल्यूशन। अनवांटेड साउंड, ऐसे साउंड जो हमें डिस्टर्ब करते हैं उसे हम नॉइज कहते हैं। सिर्फ पावरफुल नॉइज, जैसे हमने क्लास 3rd में भी पढ़ा था आपके साथ में कि नॉइज क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन। ओके, अब हम 1 by 1 देखते हैं। विल सी ईच वन ऑफ देम। ओके, air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. The first type of pollution is air pollution. In simple words you can say that when harmful substances present in air then that is called air pollution. जब air में आपके harmful substances present होंगे, harmful pollutants present होंगे, तब हम उसे क्या बोलेंगे? एयर पॉल्यूशन। अब नाउ इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एयर में आपको पता है कि गैसेस प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। तो आपको पता होगा कि एयर में प्रेजेंट होता है वाटर वेपर। अब जब ये चारों चीज़ें प्रेजेंट है, अब इसके अलावा अगर कोई और गैस और कोई हार्मफुल गैस आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगी, आपके एयर में प्रेजेंट होगी, और जब उस हार्मफुल गैस का लेवल बढ़ जाएगा तब आपका एयर क्या होगा? पॉल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है कि कोई भी चीज़ एक लिमिटेड क्वांटिटी में रहे तो हम रह सकते हैं, बट अगर उस लिमिटेड क्वांटिटी से वो ज़्यादा हो जाए, वो कोई चीज़ें एक्सेस हो जाए, तब क्या होगा? हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है हमारे साथ, हम देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी? आपको पता है कि अगर एयर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, अगर ऑक्सीजन के अलावा कोई और पॉइजनस गैस एयर में प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के साथ वो भी आएगी हमारे पास में, हमारे अंदर, हम उसे भी इनहेल करेंगे। कॉज कैंसर। कैंसर जैसी इतनी
बड़ी डिजीज भी आपको हो सकती है अगर एयर पॉल्यूशन हो तो। ट्रबल इन ब्रीदिंग, आपको पता है कि ब्रीथ करने में, बिकॉज हम एयर में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उसके लिए हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए हेल्पफुल है। बट अगर कोई पॉइजनस गैस आ गई और उसे हमने इनहेल किया तो हमको अस्थमा जैसी डिजीज भी हो सकती है। लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कभी भी बाहर हम कभी घूमने चले जाते हैं, कभी हम स्कूटी लिए, हम कभी बाहर चले गए, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो आईज़ है उसमें आपकी आईज़ में सेंसेशंस आपको लगा होगा कि मुझे बहुत बर्न कर रहा है, मुझे बहुत जलन हो रही है आँख में। आपने कभी ऐसा बोला है नॉर्मल लैंग्वेज में कभी मम्मी को कि मम्मी मेरी तो आँख आज बहुत जलन कर रही है, मेरी आँख में कुछ चला गया? ये सब चीज़ें किस वजह से हो रही है? ये सब चीज़ें हो रही है कि एयर में इतना ज़्यादा पॉल्यूट हो गया है, इतने ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट है एयर में, जिसकी वजह से हमें क्या हो गया है, हमें प्रॉब्लम हो रही है। अब ये बात आती है कि मैम हमें ये डिजीजेस तो हो सकते हैं क्योंकि एयर तो पॉल्यूट है और हमें वहीं पर हमें क्या करना है, हम इनहेल कर रहे हैं, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। अब बात आती है कि मैम हमें ये आखिर ये सब एयर पॉल्यूट होता कैसे है, एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि जब व्हीकल्स चलती हैं, व्हीकल्स से कितने स्मोक्स निकलते हैं, और आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज, कितने सारे इंडस्ट्रीज है जिनकी जो चिमनीज है उससे एयर पॉल्यूटेड एयर, हार्मफुल गैसेस उनमें से बाहर निकलते हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम कभी भी अगर हम बात करें नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पॉल्यूटेंट्स की, कि हमारा पॉल्यूशन सिर्फ हमारी वजह से नहीं हो रहा है। कभी कभी पॉल्यूशन क्या होता है ना, जैसे हम वोल्केनिक इरप्शन, आपको पता होगा कि कभी कभी आपको ये पता होगा कि फॉरेस्ट में फायर हो जाता है, फॉरेस्ट में कभी आग लग जाती है, तो क्या होता है, फॉरेस्ट इतना बड़ा होता है कि जिसमें आग लग जाने की वजह से, फायर हो जाने की वजह से उसमें से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस बाहर आते हैं। और जो मैंने आपको वोल्केनिक इरप्शन कहा, जब वोल्केनो से जब लावा बाहर आता है तब भी बहुत हार्मफुल गैसेस उसके साथ में बाहर आती हैं। तो ये सब भी बहुत बड़ा कॉज है एयर पॉल्यूशन का। और जो हमारी तरफ से एयर पॉल्यूशन होता है उसमें से सबसे बड़ा है कि सपोज हमने कभी कोई गार्बेज कहीं फेंक दिया, और जब कुछ लोग मिलकर उस गार्बेज को जलाने की कोशिश करते हैं, उसे बर्न करते हैं, तब उसमें से भी हार्मफुल गैसेस बाहर निकलती हैं, इंडस्ट्रीज से निकलती है। और मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया व्हीकल सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका एयर पॉल्यूशन का। आपको इतना समझ में आया कि कैसे कैसे एयर पॉल्यूशन होता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे चीज़ों की जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पता होगा, बट चलिए बात कर लेते हैं। पॉल्यूटेंट्स कैसे सब्सटेंस है जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूटेंट्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये जो दोनों गैसेस हैं, ये जब एयर में मिक्स होती हैं, ये सपोज ये दोनों गैसेस हैं जो किसी फैक्ट्री से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ की फैक्ट्री है, उसमें से ये दोनों गैसेस बाहर निकले। अब जब बाहर निकले तो वो किस में जाएंगे, वो एयर में जाएंगे, एयर के साथ वो क्या होंगे, मिक्स होंगे। अब उस एयर में क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, नमी प्रेजेंट है। उस एयर में क्या होगा, ये गैस जाके मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद में उनके साथ कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शंस होगा जिससे वो क्या फॉर्म करेंगे, उससे वो फॉर्म करेंगे एसिड। अब जब एसिड फॉर्म हो गया तो अब ये बात बताइए कि जब एसिड फॉर्म हो गया, हमारे एयर में एसिड प्रेजेंट है, तब रेन हुआ, सपोज रेनी सीजन है, रेन हुआ। अब जब बारिश होगी तो वो जो रेन वाटर है वो किसके साथ मिक्स होगा, इस एसिड के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि एयर में प्रेजेंट है। जैसे ही बारिश हुई वो एसिड और बारिश दोनों क्या हुए, कंबाइन हुए, रेन वाटर कंबाइन हो गया एसिड के साथ, और हमारे ऊपर जो रेन वाटर होगा अब वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड रेन में, क्योंकि वो रेन प्लस एसिड रेन, ठीक है। देन दीज एसिड्स कंबाइन विथ रेन फॉर्म्स एसिड रेन, जिससे एसिड रेन होते हैं। और उस एसिड रेन की वजह से आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही एसिड रेन जब बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर गिरते हैं तब उससे क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है और वो जगह डैमेज हो जाती है, ठीक है। आपको समझ आया एसिड रेन। आपने देखा होगा कि ताजमहल का जो कलर है वो भी थोड़ा येलोइश हो गया है, जबकि उसमें जो मार्बल यूज हुआ है वो वाइट मार्बल था, ठीक है, वो वाइट था, बट अब वो क्या हो गया, वो येलो हो गया है। पॉल्यूशन की वजह से उसका कलर क्या हो गया है, थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया कि एयर पॉल्यूशन
क्या है, एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या है, उससे हमें क्या क्या चीज़ों का हमें हमें कैसे उसका इफेक्ट होता है हमारे ऊपर में, हम कैसे ट्रबल में आ सकते हैं एयर पॉल्यूशन अगर ज़्यादा हो जाए तो उस वजह से, एसिड रेन क्या है। सो इतना हुआ आपका एयर पॉल्यूशन। देन सेकेंड टॉपिक इज वाटर पॉल्यूशन। सेकेंड टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज वाटर पॉल्यूशन। जब आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस वाटर में प्रेजेंट होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वो वाटर पॉल्यूशन है। अब हम बात करते हैं कि वाटर आखिर पॉल्यूट कैसे होता है, वाटर डर्टी कैसे हो जाते हैं। जब आपके घर के, अगर सपोज कोई घर के आपके कुछ गार्बेज वगैरह हैं, घर की जो वेस्टेज हैं, वो अगर कभी आपने कहीं फेंक दिया और वो कभी आपके जब रेन वाटर आया तो वो बह करके वो फ्लो होके कहाँ चला गया, कभी रिवर्स में चला गया या पॉन्ड्स में चला गया। देन आपके इंडस्ट्रीज से आपके जो एग्रीकल्चरल वेस्टेज होते हैं, कभी कोई इंडस्ट्री से वेस्ट निकल कर कहाँ चला गया, रिवर्स में चले जा रहे हैं, पॉन्ड्स में चले जा रहे हैं। देन आपके कभी खेतों से, खेत एग्रीकल्चर जहाँ लैंड होता है वहाँ से अगर पेस्टिसाइड्स वगैरह केमिकल्स दिए जाते हैं प्लांट्स को, अगर आपके रेन वाटर आए और उसके साथ वो बहकर कहाँ चला गया, पॉन्ड्स में चला गया, तो आप क्या कहेंगे उसे कि वो वाटर क्या हो गया, पॉल्यूट हो गया पूरी तरह से। ठीक है, उस वाटर को हम क्या कहेंगे, वाटर पॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे तो आपके वाटर जो है वो पॉल्यूशन हो गया, वाटर आपका पॉल्यूट हो गया। अब इफेक्ट्स क्या होगा हमारे ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट में अगर कहीं भी कुछ भी पॉल्यूट होता है तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होता है। उसका इफेक्ट ये होगा कि जो वाटर हम पीने वाले थे, उसी रिवर्स का, पॉन्ड्स का, सब वहाँ से जो रिवर का पानी हम पीने वाले थे वो क्या होगा, हमारे लिए अनफिट हो जाएगा। हम क्या उस वाटर को पी पाएंगे, हम उस वाटर को ड्रिंक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें क्या हो गया, हार्मफुल केमिकल्स आ गए हैं। सेकेंड, एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ आपको पता है क्या होती है, एक्वेटिक लाइफ मीन्स ऐसी लाइफ जो कि कहाँ रहती है, वाटर के अंदर रहती है, उसे हम एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। वाटर के अंदर आपके फिशेस रहेंगी, आपके कुछ प्लांट्स रहेंगे, वो इफेक्ट होंगे उस केमिकल्स से, क्या वो वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं, उनका रहना भी वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। थर्ड, आपको अगर आपने सपोज वो पॉल्यूटेड वाटर को अगर ड्रिंक कर भी लिया, इफ यू विल ड्रिंक दैट पॉल्यूटेड वाटर देन यू विल सफर फ्रॉम कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस और डिसेंट्री। इतने सारे डिजीजेस आपको हो सकते हैं अगर आपने उस वाटर को कंटेन किया, ड्रिंक किया तो आपको समझ आया वाटर पॉल्यूशन कहाँ से होते हैं, वाटर पॉल्यूशन कैसे हुआ और उसके इफेक्ट्स हमारे ऊपर क्या क्या हुए। इज सॉइल पॉल्यूशन। जब आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल आपके पॉल्यूटेंट्स किस में प्रेजेंट होंगे, सॉइल में प्रेजेंट होंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम, सॉइल पॉल्यूशन। अब सॉइल पॉल्यूशन होते कैसे हैं, आपका सॉइल पॉल्यूट कैसे होता है, सॉइल किस काम आते हैं, वर्क ऑफ सॉइल इज टू ग्रो प्लांट्स। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए आपका उसका वर्क है प्लांट को ग्रो करना। अब सपोज आपको पता है कि जब हम ट्रीज को ग्रो करते, प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करते हैं, उसे पेस्टिसाइड्स देते हैं उसके ऊपर। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके प्लांट्स में पेस्ट्स मीन्स कीड़े ना लग जाए, इंसेक्ट्स ना आ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स देते हैं। अब पेस्टिसाइड्स एक टाइप का केमिकल है। अब जब वो केमिकल आपके सॉइल में जाएगा, आपने प्लांट्स में दिया, बारिश आई और देन वो आपके सॉइल ने क्या किया, उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया, और इससे क्या होगा, आपका बारिश आ रही है तो वही पेस्टिसाइड्स, वही केमिकल आपका कहाँ जा रहा है, वाटर बॉडीज में, मीन्स आपके पॉन्ड्स में, रिवर्स में जा रहा है। तो सोचिए, इससे आपका सॉइल तो पॉल्यूट हो ही रहा है, साथ में आपका और चीज क्या पॉल्यूट हो रही है, वाटर भी पॉल्यूशन हो रहा है। मीन्स सॉइल पॉल्यूशन ऑल्सो लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन। सॉइल एंड वाटर दोनों एक साथ क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। अब आपको ये भी पता है कि हमारे घर के जो गार्बेजेस होते हैं, हमारे घर के वेस्ट होते हैं, वो भी हम कहाँ फेंक देते थे, पहले हम सॉइल में थ्रो करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। तो जो हम गार्बेज सॉइल में हम थ्रो करेंगे तो उससे क्या होगा, सॉइल पॉल्यूट होगा। इंडस्ट्रियल, जब आपके इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट से हैं वो आपके सॉइल में आएंगे तो उससे भी सॉइल पॉल्यूट होगा। क्या वो प्रॉपरली आपके केमिकल्स की वजह से क्या वो प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे।
तो इस तरीके से सॉइल जो है वो पोल्यूट होता है। अब उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है? उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता है कि वो ग्रोथ ऑफ प्लांट, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि प्लांट्स का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो केमिकल्स हैं वो धीरे धीरे करके सॉइल को क्या कर देते हैं? इनफर्टाइल बना देते हैं, फर्टाइल नहीं रहने देते हैं। सेकेंड, इनडायरेक्टली केमिकल्स गेट एंटेड टू अवर बॉडी। सपोज आपके सॉइल जो वो पोल्यूट हो चुकी है, अब उसमें से प्लांट्स जैसे भी करके ग्रो हो रहे हैं, अब उसमें से अगर केमिकल वाले सॉइल से अगर प्लांट्स ग्रो होंगे तो क्या वो प्लांट जब हम ईट करेंगे, हम खाएंगे, तो क्या वो केमिकल इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में नहीं जाएगा? हमारे बॉडी में इनडायरेक्टली केमिकल जाएगा ना, तो हमें डिफरेंट टाइप के डिजीजेस भी हो जाएंगे उस वजह से, जो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सॉइल पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन करता है। आपको इतना समझ आया सॉइल पॉल्यूशन, उसके इफेक्ट्स एंड सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है। सो फोर्थ एंड लास्ट पॉल्यूशन टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज मीन्स द अनवांटेड साउंड which disturbs us a lot. अनवांटेड साउंड मीन्स ऐसे साउंड जो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, जो हम आई थिंक आप लोगों ने ये क्लास 3rd में पढ़ा होगा कि नॉइज़ क्या होता है, अनप्लीजेंट साउंड, प्लीजेंट साउंड, ये सब हमने क्लास 3rd में पढ़ा हुआ है। तो ऐसा साउंड जो कि हम बियर नहीं कर सकते, हम नहीं सुन सकते हैं, टॉलरेट नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन। अब वो होती कैसे है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत ट्रक्स वगैरह के जो हॉर्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा साउंड होते हैं, जो हमारे ख्याल से हम टॉलरेट नहीं कर सकते। आप सब ने ये चीज़ देखा होगा। सेकेंड, हम अगर बात करें कि कई फैक्ट्रीज़ की भी साउंड ऐसी होती है जो हम नहीं सहन कर पाते, हम नहीं सुन पाते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि कई बार हमने देखा है कि लाउड म्यूज़िक कहीं बजता है, कई पार्टीज़ हो रही है जहाँ लाउड म्यूज़िक बजता है, हम उसे भी नहीं सहन कर पाते हैं, कहीं डीजेस वगैरह होते हैं। अब आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि व्हीकल्स के जो साउंड होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ट्रक्स का बताया था, लाउड म्यूज़िक, कहीं पर कोई रिलीजियस फंक्शन हो रहा है, कहीं कुछ दशहरा, दिवाली, यहाँ पर कुछ मनाया जा रहा है, उसकी पार्टीज़ हो रही है, या आप बात कर लीजिए कभी कोई पब्लिक मीटिंग्स होती है, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहुत ज़्यादा लोग एक साथ आ जाते हैं, तो जो माइक में वो जो लेक्चर्स देते हैं उससे आपने देखा होगा, वो सब जो पॉल्यूशन है उसे हम किसके अंडर लेते हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन के अंडर लेते हैं। जब हमारी जो एबिलिटी है सुनने की वो नहीं हो जाती है, तब हम उसे कहते हैं नॉइज़। अब उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? आप सबको पता है कि हमारे जो ईयर है उसकी भी कुछ ना कोई एक एबिलिटी क्या है हमारे सुनने की, डेसिमल्स में हम उसे मेज़र करेंगे। हमारा एक पावर है सुनने का, जैसे हमारी आई साइट है कि हम इतने दूर तक ही देख पाएंगे, उसके बाद का हम शायद नहीं देख पाएंगे। हम इतना ही तेज़ आवाज़ होगा, इतना ही लाउड म्यूज़िक होगा तो हम सहन कर लेंगे, हमारी इतनी एबिलिटी है। बट अगर उससे ज़्यादा हुआ तब हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या कहोगे कि मैम मेरा तो बहुत कान दुख रहा है, मैं कैसे ये चीज़ सुनूंगा? होगा ऐसा। एक लिमिट है सुनने की भी हमारे ईयर की, तो हमारे अगर उस लिमिट को क्रॉस कर जाता है, बहुत ही लाउड म्यूजिक अगर हम सुन रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी जो हियरिंग एबिलिटी है वो बहुत पुअर हो जाएगी। हम सुनने में हमें थोड़ा कम सुनाई देगा, क्योंकि हमारी जो ईयर की एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। नॉइज लेवल्स आर मेजर्ड इन डेसिबल्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमको अगर हमें कोई सपोज आपको डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, यहाँ से आपको रायपुर का डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप किस में करते हो? आप खुद सोच के बताइए, आप किस में करते हो? आप किलोमीटर में करते हो, मीटर या किलोमीटर में आप करते हो ना? तो आप जो डिस्टेंस है वो मेजर करोगे किलोमीटर या मीटर में। वैसे ही आपके मन में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन मैम हमारी जो हियरिंग एबिलिटी है वो कितनी होगी, उसे हम कैसे मेजर करेंगे? उसका कोई ना कोई यूनिट होगा, उसका यूनिट क्या है? डेसिबल्स, ठीक है, उसका यूनिट डेसिबल्स, इसे हम मेजर करेंगे। अब नॉइज पॉल्यूशन कितना है, कितना लाउड है म्यूजिक, वो किस में मेजर होगा? डेसिबल से। और जो WHO ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये बोला है कि 45 डेसिबल नॉर्मल हमारा ईयर जो है वो नॉर्मली ले सकता है, नॉर्मल है उतना। बट अगर वो
80 डेसिबल्स को क्रॉस कर लेता है, अगर वो 80 डेसिबल्स के क्रॉस जाता है तो हमारी जो हियरिंग एबिलिटी है वो कम हो सकती है, उतना हमारा एबिलिटी नहीं है ईयर का। ओके, आपको समझ आया? नॉइस पॉल्यूशन जो अनवांटेड हॉर्न्स बजाती है व्हीकल्स, उनसे भी होते हैं। आपको समझ आया कि नॉइस पॉल्यूशन क्या है, हमें कैसे इससे बचना चाहिए। ओके, पॉल्यूशन क्या होते हैं, पॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। अब हम बात करेंगे वेस्ट्स की। वेस्ट्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? द थिंग्स विच आर ऑफ नो यूज, आपके जो ऐसे कुछ चीज़ें जो आपके बिल्कुल यूज़ के ही नहीं है और जिसे आप थ्रो कर देते हो, उसे आप क्या बोलोगे? वेस्ट्स बोलोगे। ठीक है, अब यही वेस्ट आपके 2 टाइप्स में डिवाइड है। एक है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेकेंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब आप प्लीज़ ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको ये दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगी, बस आप वन बाय वन मैं जो एक्सप्लेन करूँ उसे समझने का ट्राई कीजिएगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से ऐसे वेस्ट जो कि सॉइल में जैसे ही वो वेस्ट जाते हैं, सॉइल में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे कीटाणु बोल सकते हैं आप, ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि इन वेस्ट्स को क्या करते हैं? डिकम्पोज कर लेते हैं, अपने आप में पूरी तरह से वो मिक्स कर लेते हैं। तो हम ऐसे वेस्ट को क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स बोलेंगे। आपके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? पेपर, डिस्कार्डेड क्लॉथ्स, जो क्लॉथ्स आपके बिल्कुल यूज के नहीं है, आपने उसे थ्रो कर दिया। कार्टून्स, आपने देखा होगा कार्टून्स आते हैं बने हुए, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या होता है। और आपके कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपसे कहना चाहूँगी। जो वेजिटेबल्स, जब आप वेजिटेबल्स देखते होंगे, वेजिटेबल्स मम्मी ने सब्जी काटी, वेजिटेबल्स को कट किया और जो उसके वेस्ट बचे हुए थे वो आपने थ्रो कर दिया। देन आपके हो गए जो फ्रूट के पील्स होते हैं, कोई भी फ्रूट आप ले लो, उसके जो छिलके होते हैं वो आप थ्रो करोगे, तो वो सब क्या होता है? जो सॉइल होता है उसमें जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, डिवाइड कर लेता है इसको और अपने आप में डिकम्पोज कर लेता है, और एक ऐसा चीज़ उसमें, और डिकम्पोज करने के बाद हार्मलेस होता है ये, मतलब बिल्कुल भी आपके सॉइल को वो हार्म नहीं करेगा। ऐसे टाइप के आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो आपके सॉइल जो है उससे वो डिकम्पोज नहीं कर पाता, ठीक है, उसमें वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, जो उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो उन वेस्ट को अपने आप में डिकम्पोज नहीं कर पाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि आपके प्लास्टिक हो गए, ग्लास हो गया। प्लास्टिक आपको पता है, प्लास्टिक के मटेरियल्स, ग्लास के मटेरियल्स, और जो हम अभी पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे थे, केमिकल्स की बात कर रहे थे, वो भी किस में आते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं, और ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए आपने सुना होगा, बोला जाता है कि ज़्यादा प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक्स को थ्रो नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने ये चीज़ सुना होगा, तो आपको क्लियर हो गया कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होंगे और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो डस्टबिन अभी यूज हम कर रहे हैं, उसमें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किस में ले रहे हैं? ग्रीन कलर की बिन्स में ले रहे हैं, आपने देखा होगा। और इसे हम किस में लेते हैं? ब्लू बिन्स, ब्लू कलर की बिन्स में हम देते हैं। रेगुलरली हम डेली दे रहे हैं। एक व्हीकल आती है, वो आपने देखा होगा, ग्रीन कलर की बीन्स में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे और ब्लू बीन्स में आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे। आपको क्लियरली समझ में आया कि आखिर हम इन वेस्ट को अलग अलग क्यों रख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इन्वायरमेंट क्या है, देन इन्वायरमेंट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें इन्वायरमेंट को क्यों प्रिजर्व करके रखना चाहिए, पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन। हमने वेस्ट की भी बात की, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक पे, जो है हमारा प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन।
पॉल्यूशन कैसे होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन के इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होते हैं, बट हम उससे प्रिवेंट कैसे करें उसके बारे में हम बात करते हैं। एयर पोल्यूशन से हम कैसे अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने हैं। उससे क्या होगा, हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एयर है वो क्लीन रहेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे हमारे लिए, ऑक्सीजन का लेवल वो इंक्रीज होगा। सेकेंड, फैक्ट्रीज जो होंगी उसे हमें कौन से एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में शिफ्ट करना चाहिए, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर पब्लिक जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है या तो नहीं है। ओके, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जहाँ जो लोग रह रहे हैं उनसे बहुत दूर हो, ताकि जो एयर वहाँ से, पॉल्यूटेड एयर जो वहाँ से निकलेगा वो हमें हार्म ना करे। थर्ड, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, जो व्हीकल से स्मोक निकलती है उसे हमें रेगुलरली चेक करना पड़ेगा कि जो व्हीकल्स हैं जो भी ज़्यादा स्मोक क्रिएट कर रही हैं वो ज़्यादा स्मोक क्रिएट ना करें, और उन जो व्हीकल्स हैं उन्हें हम बैन कर दें। वेस्ट शुड नॉट बर्न, आपको पता है कि अगर हम वेस्ट को बर्न करेंगे, उसे हम जला देंगे, तो उससे क्या होंगे, हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकलेंगे जो एयर को पोल्यूट करेंगे। ओके, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो आपको समझ आया कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है जिससे एयर पॉल्यूशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड आपका वाटर पॉल्यूशन है। वाटर पॉल्यूशन के लिए आपको सिंपली जो हमने पढ़ा था उसी को मैं वापस रिपीट करूंगी कि हमें जो गार्बेज है उसे वाटर बॉडीज में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में हमें थ्रो नहीं करना है। जो भी इंडस्ट्रीज से या हमारे घर से जितने भी वेस्ट निकलेंगे उसे हमें एक बार रिसाइकल करना है, रीप्रोसेस्ड करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका हार्मफुल प्रोडक्ट्स है वो रह जाए और जितने बचे हुए प्रोडक्ट्स है वो उसमें चले जाएं। नेचुरल इंसेक्टिसाइड जैसे कि बायोनीम, हमें क्या यूज़ करना है, नीम यूज़ करना है, बायोनीम यूज़ करना है नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स जो कि हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। फोर्थ वन इज रिड्यूस यूज ऑफ प्लास्टिक्स। आपको पता है कि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो हमें प्लास्टिक्स का यूज़ बहुत कम करना पड़ेगा जिसकी वजह से वाटर जो है वो पॉल्यूट ना हो। फिफ्थ वन इज एनिमल डंग इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह एग्रीकल्चर में क्रॉप्स ग्रो करने के लिए हमें एनिमल डंग का यूज़ करना है। ओके, नाउ थर्ड वन इज सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन में भी वही सब चीज़ें हमें वापस से रिपीट करूंगी, उससे अच्छा आप ये समझ लीजिए कि जो हम वाटर पॉल्यूशन के लिए स्टेप्स फॉलो करना है हमें, वही हमें सॉइल पॉल्यूशन के लिए भी फॉलो करना है। हमें प्लास्टिक्स का यूज़ नहीं करना है। एक बार हमें इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक वेस्टेज को रीप्रोसेस करना है जिससे उनके हार्मफुल प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाएं, और हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाने हैं, ट्रीज लगाने हैं जिससे सॉइल प्रोटेक्ट रहे, सॉइल इरोज ना हो, सॉइल इरोजन ना हो। आपको पता है जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो जो फर्टाइल लेयर होती है सॉइल के ऊपर की, वो भी साथ में क्या हो जाती है, फ्लो होकर सॉइल जो वाटर है वो उसे ले जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो फर्टाइल लेयर है वहाँ नहीं रह पाती, जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो वो भी नहीं होंगी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे तो वो सॉइल को क्या होगा, अपने रूट्स के थ्रू पकड़ कर रखेगी। ओके, पकड़ कर रखेगी जिससे कि सॉइल इरोज नहीं होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, ये लास्ट है आपका नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन में आपको ऐसी मशीनरी डेवलप करनी पड़ेगी, जितने भी मशीन्स यूज़ होते हैं उसमें हमें ऐसे मशीनरी लगानी पड़ेगी जिससे कि आपका बहुत ही लो नॉइस हो भी तो बहुत लो हो, जिसे हम सुन पाए, जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ईयर है उसे वो अफेक्ट ना करें। सेकेंड वन इज नो हॉर्न जोन्स स्कूल और हॉस्पिटल्स। आपके स्कूल्स में क्योंकि पढ़ाई करते रहते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और हॉस्पिटल्स जहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना होता है, तो स्कूल एंड हॉस्पिटल्स के बाद बाहर में हमें नो हॉर्न जोन्स लगा देना है। जबकि कोई व्हीकल्स जाएगी या फिर कुछ भी वहाँ से अगर गुजरेगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पर हॉर्न नहीं बजा सकते, हॉर्न ब्लो नहीं कर सकते हैं वो। ये होता है नो हॉर्न जोन्स। हमें कहाँ पे रखना चाहिए, स्कूल एंड हॉस्पिटल्स में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने देख लिया
कि हमें कौन कौन से फॉलो करने चाहिए पॉइंट, जिससे कि हमारा पॉल्यूशन जो है वो नहीं होगा या वो बहुत कम हो जाएगा। आप लोग भी ये सब ध्यान रखिएगा, आप लोग इन सब को अपने माइंड में रखिएगा कि जिससे पॉल्यूशन ना हो। तो आज यहाँ पे हमारा टॉपिक इन्वायरमेंट चैप्टर 7 एंड होता है। हमने इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, वेस्ट, प्रिवेंशन फ्रॉम पॉल्यूशन ये सब देखा। अब हम मिलेंगे कहाँ? लाइव सेशन में। ओके, लाइव क्लास में मिलते हैं। अपने डाउट्स अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए कि कौन कौन से आपके डाउट्स हैं। अगर कोई डाउट है तो हम बात कर लेंगे, और साथ में क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी और प्रेजेंटेशन के लिए भी आप रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच।